नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा अध्ययन है ना। आपको पेपर में देखिए एक का इकाई जो एक है, भूगोल की इकाई एक, भारत में संसाधन है ना। तो आपकी जो किताब है, आपकी किताब में तो भारत में संसाधन, आपकी किताब में भारत में संसाधन वाला जो पाठ है वो दो है। भारत में संसाधन एक अध्याय एक का नाम है और भारत में संसाधन दो अध्याय दो का नाम है। तो परीक्षा अध्ययन में उसने क्या करा है, अध्याय एक भारत में संसाधन और अध्याय दो भारत में संसाधन, दोनों को उसने इकट्ठा कर दिया है और एक पाठ बना करके, एक इकाई बना करके उसने यहाँ पर डाल दिया है। तो भारत में संसाधन एक और भारत में संसाधन दो, ये इकट्ठा आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, भारत में संसाधन के प्रकार वाली इकाई में यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको मैं पूरे अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ाऊंगा। पूरे क्या पढ़ाऊंगा यहाँ पर मैं आपको, अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ाऊंगा। क्लियर है? क्या पढ़ाऊंगा यहाँ पर मैं आपको, अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ाऊंगा बच्चों। क्या पढ़ाऊंगा? अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ाऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। मृदा अपरदन, मृदा का मतलब होता है मिट्टी और अपरदन का मतलब होता है कटाव। आपने देखे होंगे कि कहीं कहीं पर क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा बरसात होती है तो मिट्टी कट करके बह जाती है और गड्ढे पड़ जाते हैं। तो बहते हुए जल, बहता हुआ पानी, हवा तथा जीव जंतुओं, बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतु और मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने, भूपटल की जो ऊपरी परत होती है वो कट जाती है। जब पानी बहता है, हवा बहती है, जीव जंतु आदि चरने लग जाते हैं, मानव कुछ भी विस्फोट वाले काम करता है, तो भूपटल की जो ऊपरी जो मिट्टी होती है वो कट जाती है और जब बह जाती है और उड़कर कहीं और चली जाती है, उड़कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट देखो सन में यहाँ पर आया है, अगला क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। पूरे क्वेश्चन परीक्षा देंगे तो पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपका, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। मृदा का मतलब होता है मिट्टी और संरक्षण का मतलब होता है उसकी रक्षा करना, मिट्टी की रक्षा करना। मतलब मिट्टी का जो कटाव हो रहा है उसको रोक दो। वो रुकेगा कैसे, आप पेड़ लगा दो। जब आप पेड़ लगाओगे तो पेड़ की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखेगी, तो कितने पानी गिर जाए मिट्टी बहेगी क्या, नहीं बहेगी। मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के प्राकृतिक संसाधन का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भौम जल पाने के स्रोत क्या है ना। भौम है ना, देखो मृदा संरक्षण आप समझ में आया कि नहीं। मिट्टी का जो अपरदन होता है, फिर जो क्षय होता है, नुकसान होता है, उसको रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधन, जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका बड़े पैमाने पर क्या हुआ है, विनाश हुआ है, इसीलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक होता है। अगला यहाँ पर आपका, भौम जल पाने के स्रोत क्या है। भौम जल का मतलब होता है जमीन के अंदर का पानी। भौम जल यानी भूमि के अंदर का जल, उसको हम भौम जल बोलेंगे। तो जमीन के अंदर का पानी कहाँ से निकलता है, कुआं से निकलता है, ट्यूबवेल से निकलता है, धरातल पर लाया जाता है। भौम जल को कुओं और ट्यूबवेल द्वारा धरातल पर, जमीन पर लाया जाता है और मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, भौम जल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका जो है, संशोधित वन नीति 1988 में एक जंगल के लिए नीति लेकर के आई गई थी। क्लियर? तो 1988 की पहले बहुत ज्यादा शिकार हो रहे थे है ना, वे संशोधित वन नीति लेकर के आई गई थी। तो 7 दिसंबर 1988 को, कब, 7 दिसंबर 1988 को नवीन यानी नई वन नीति घोषित की गई, जिसके मुख्य आधार निम्न है। पहला, पर्यावरण में स्थिरता लेकर के आना। वन नीति का मुख्य आधार क्या है, पहला है पर्यावरण में स्थिरता लेकर के आना। दूसरा, जीव जंतु और वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना, जितने भी जीव जंतु उनकी सुरक्षा करना और प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना। और तीसरा, लोगों की बुनियादी जरूरत को पूरा करना। वन नीति का आधार ये था, पर्यावरण में स्थिरता लाना, जितने भी पर्यावरण में जंगल की कटाई हो रही है उन सब में रोक लगाना, जीव जंतु और वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना, इतनी सारी चीज।
अगला क्वेश्चन 2015 में आया है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है और पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? पहली जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल मिट्टी, चौथी लेटेराइट मिट्टी, पांचवी मरुस्थली मिट्टी और छठवीं पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। गला दुखने लगा बेटा पढ़ा पढ़ा करके। छठवा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना क्यों की गई है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, है ना। ये क्वेश्चन आपका सन में नहीं आया इसलिए इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी छोड़ो इसको। जो इंपॉर्टेंट है पहले हम वो पढ़ेंगे, है ना, जो सन में आए हैं। ये क्वेश्चन 2017 में आया। गुलाबी क्रांति क्या होती है? जैसे कि श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से होता है, उसी प्रकार गुलाबी क्रांति क्या है? गुलाबी क्रांति हमारे देश में, गुलाबी क्रांति का तात्पर्य होता है कि जितने भी सेब है, सेब का अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए, आम का अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए, केले का अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए, नारियल का अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए, काजू का अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए, अनानास हो गया, संतरा हो गया, नींबू, नाशपाती, आलू, चीकू, खुबानी, बादाम, इन सब का अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए। गुलाबी क्रांति का मतलब होता है हमारे देश में विविध जलवायु एवं मृदा का उपयोग करते हुए उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय फल, कौन कौन से उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय जो फल होते हैं, जैसे कि सेब, आम, केला, नारियल, काजू, अनानास, संतरा, नींबू, नाशपाती, आलू, चीकू, खुबानी, बादाम की कृषि को विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसे ही गुलाबी क्रांति का नाम दिया गया है। क्या कहा गया है? गुलाबी क्रांति का नाम दिया गया है। अगला यहाँ पर आपका ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन का नाम बताइए। तो ऊर्जा के परंपरागत संसाधन, परंपरागत संसाधन का मतलब ये होता है ऊर्जा, ऊर्जा मतलब आग जलाने वाले, है ना। ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम प्राचीन समय से कर रहे हैं। अरे कब से कर रहे हैं भैया? प्राचीन समय से कर रहे हैं, जैसे कि कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, विद्युत, और जो समय के साथ नष्ट हो सकते हैं, है ना। जैसे कोयला कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल सब खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस सब खत्म हो जाएगी, तो उनको हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत उनको बोलते हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाले। सौर ऊर्जा, सूरज से मिलने वाली ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाली, तो ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। पवन ऊर्जा हो गया, जैविक ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गई, इतनी सारी ये ऊर्जा हो गई, कभी खत्म नहीं होने वाली। क्लियर। अगला, अभ्रक के कोई दो उपयोग लिखिए। अभ्रक के दो उपयोग। तो अभ्रक का पहला उपयोग होता है औषधि बनाने में, दवाई बनाने में, और दूसरा बिजली के संचालन में। अगला होता है मृदा क्षय। किसको बोलते हैं? मिट्टी की उर्वरता में कमी को मृदा क्षय कहते हैं, है ना। अब अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में लाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।